हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो शुरुआत करते हैं आज बायोटेक्नोलॉजी से। तो उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं। ए विनर इज़ ए ड्रीमर वो नेवर गिव्स अप। एक विनर होता है वो एक सपने देखने वाला इंसान होता है और वो कभी गिव अप नहीं करता है। यानी कि हमने जो डिसाइड किया अपनी लाइफ में, अगर हम लोग बार बार उसके लिए प्रयास करेंगे और गिव अप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को ज़रूर अचीव करेंगे, चाहे वो हमारा एम हो या कुछ और। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक बायोलॉजी की एक टेक्निकल ब्रांच है। यानी कि इसमें क्या है, एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक जीव, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजिकल मेथड का एक कॉम्बिनेशन है ये। यानी ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजिकल मेथड दोनों को मिक्स करके, या फिर हम ऐसा सोच सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके अंदर सेल्स है, उस सेल्स के अंदर डीएनए है, डीएनए को अल्टर करके या फिर उसको रिप्लेस करके हम एक नई प्रकार की एक डीएनए को प्राप्त करते हैं और फिर उस डीएनए को क्या करेंगे, इस ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करके और इसकी एक अलग ही प्रॉपर्टी प्राप्त करेंगे। तो ये बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ब्रेड बनाते हैं और ब्रेड के लिए हम क्या करेंगे, जो फ्लोर है उसके अंदर यीस्ट को मिलाएंगे। यानी कि यीस्ट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यीस्ट को मिलाएंगे और उसके बाद में इसका ब्रूइंग होगा और ब्रूइंग के बाद में क्या होगा, हम इसको बेक करेंगे, यानी कि एक ब्रेड बन के तैयार हो जाएगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल है बायोटेक्नोलॉजी का। तो बायोटेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि ये किस तरीके की ब्रांच है और कैसे काम करती है। यानी कि हम इसके अंदर डीएनए को कैसे अल्टर या रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सेल के बारे में समझना होगा कि सेल जो है एक बेसिक यूनिट है लाइफ की। यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनमें क्या होगा, सेल ज़रूर होगा, यानी कि कोशिका ज़रूर होगी। और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो है इसके अंदर होते हैं क्रोमोजोम्स यानी कि गुणसूत्र। और क्रोमोजोम्स जो बने होते हैं वो बने होते हैं डीएनए से, और डीएनए बना होता है जीन से। यानी कि डीएनए का कुछ एक छोटा सा पार्ट भी अगर हम कट करेंगे तो ये इस टाइप से जीन बनेगा। यानी कि जीन है जो सेगमेंट है एक टाइप से डीएनए का। अगर मोटे मोटे रूप में देखें तो देखो ये सेल है, और सेल को हम सेल के अंदर डीएनए से, सेल के अंदर न्यूक्लियस से हमने क्रोमोजोम डिराइव किया और क्रोमोजोम से हमने डीएनए, और डीएनए का एक कुछ पोर्शन है उसको हमने कट किया, और कट करने के बाद में ये आ गया जीन। इसके अंदर क्या होता है, हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो सेव रहती है जीन के अंदर। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर मान लो आने वाली पीढ़ी में क्या होने वाला है, अगर कोई हमें जेनेटिक डिजीज़ है तो फ्यूचर में हमें कौन सा डिजीज़ होने वाला है, इस टाइप से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस है वो इसमें रहती है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे जो बेसिक यूनिट आई है वो है डीएनए। और डीएनए क्या है, ये है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए के बारे में जानते हैं कि डीएनए कैसे बनता है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि डीएनए की जो संरचना है वो डबल हेलिक्स है। यानी कि दो कुंडली बनी हुई है एक टाइप से, इस तरीके से डबल हेलिक्स है, ठीक है। अब क्या है, डबल हेलिक्स है तो ये बना किससे एक्चुअल में, ठीक है। तो ये बना है न्यूक्लियोटाइड से बना है। और न्यूक्लियोटाइड्स है ना, वो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से बने हैं। यानी कि न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और उसके बाद में जो न्यूक्लियोसाइड है वो बनाते हैं डीऑक्सीराइबोज और नाइट्रोजन बेस। इन दोनों को मिलके बनता है न्यूक्लियोसाइड। यानी कि ये एक टाइप से डीऑक्सीराइबोज है, ये शुगर का पार्ट है, ठीक है, एक टाइप की शुगर है ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब क्या है कि जो नाइट्रोजन बेस है ना, ये चार टाइप के होते हैं, ठीक है। ये होते हैं ग्वेनिन,
एडिनिन, थाइमिन और चौथा है साइटोसिन। अब क्या होता है कि ये जो चारों नाइट्रोजन बेस है ये आपस में जुड़े होते हैं, कैसे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब ये किस सीक्वेंस में जुड़े होते हैं? देखो, एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है, एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है, और ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। और जो ग्वेनिन है वो हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है, ठीक है। ये उल्टे सीक्वेंस में भी जुड़ सकते हैं, यानी कि थाइमिन एडेनिन से, और जो साइटोसिन है ना वो ग्वेनिन से जुड़ सकता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक जो हेलिक्स का एक पार्ट है ना, एक लूप है, उसके अंदर चार ये पेयर बने होते हैं, एडेनिन ग्वेनिन और ये एडेनिन थाइमिन और ग्वेनिन साइटोसिन के। अब क्या होता है कि ये जो डीएनए है ना, ये जो सेल है ना, पूरी कंप्लीटली ये डीएनए से बनी होती है, और डीएनए में हमारी होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक तरीके से ये डेटा स्टोर रहता है डीएनए के अंदर। इसके अलावा एक आरएनए में होता है, लेकिन आरएनए का प्रयोग हमें आगे आएगा तब समझेंगे कि आरएनए जो होता है उसमें एक सिंगल स्ट्रैंड होता है। जैसे इसमें दो स्ट्रैंड है ना, एक स्ट्रैंड ये हो गया, ठीक है, और एक स्ट्रैंड ये हो गया, राइट। कि एक मिनट, ठीक है, ये दोनों स्ट्रैंड हो गए, ठीक है। लेकिन जो आरएनए होते हैं, आरएनए होता है उसके अंदर एक ही स्ट्रैंड होता है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स लगे होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ खास होती है कि जो थाइमिन होता है ना, थाइमिन, ठीक है, थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है इसमें, ठीक है, थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है? यूरेसिल। अब ये आरएनए जो है वो एक ऑर्गेनिज्म में भी हो सकते हैं और वायरस में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म और वायरस दोनों में पाए जाते हैं, और इसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। बस दो डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। डीएनए है, ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, ये फाइबर स्ट्रक्चर है एक तरीके से, ठीक है, फाइबर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये क्या, क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, सेल्स में क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में, सेल्स में पाए जाते हैं क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम्स में डीएनए, ठीक है। अब क्या है, ये जेनेटिक कोड को कंटेन करते हैं, यानी कि हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको ये रखते हैं, स्टोर रखते हैं एक तरीके से, ठीक है। और ये जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है इसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं हमारी आने वाली जनरेशन में, राइट। तो डीएनए एक पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, और न्यूक्लियोटाइड बना है न्यूक्लियोसाइड से और फॉस्फेट से, राइट। और उसके बाद में जो न्यूक्लियोसाइड है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजन बेस। अब ये डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या है? ये एक तरीके से पेंटा स्ट्रक्चर है। अब जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजन बेस के बीच में, तो ये एक तरीके से हाइड्रोजनेटेड शुगर होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए ये नाइट्रोजन बेस है यहाँ पे, ठीक है, सी और जी ये दोनों नाइट्रोजन बेस है, ये दोनों जुड़े हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, और हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ने के बाद में ये शुगर से जुड़े हैं, यानी कि ये देखो शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में फॉस्फेट है, वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब ये जो बाकी सारी संरचना हमें दिखाई दे रही है ना, ये सारी की सारी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स सारे बने हैं किससे? न्यूक्लियोसाइड से। यानी कि ये फॉस्फेट तो यहाँ आ गया रेड वाला कलर, और उसके बाद का जो है ना एरिया, वो सारा का सारा है न्यूक्लियोसाइड से बना हुआ, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोटाइड से बनी है, राइट। तो नाइट्रोजन बेस हमने डिस्कस कर ही लिया है कि ये चार प्रकार के होते हैं, एडेनिन, ग्वेनिन, थाइमिन और साइटोसिन। अब ग्वेनिन है ना, इसको प्यूरिन भी बोलते हैं, और साइटोसिन को पिरिमिडीन भी बोलते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जीन की। जीन क्या होता है? देखो डीएनए जो है ना, डीएनए का ये पार्ट हमने अगर कट कर लिया है, तो इस पार्ट को कट करने के बाद में जो संरचना आएगी ना उसको बोलते हैं जीन, राइट। तो ये जीन जो है ये हमारा एक तरीके से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो सेव रखता है, वो एक तरीके से सैंपल है,
और ये जीन ही क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। एक जीन एक टाइप से डीएनए की यूनिट है। ये ट्रांसफ़र करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको आगे की जनरेशन में, राइट। तो ये हो गया जीन। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, देखिए ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस भी करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण भी करते हैं, प्रोटीन को आगे ब्रेक करना, आगे मतलब उसका किस तरीके से हमें यूटिलाइज करना है बॉडी में, ठीक है, उसको भी करते हैं। तो जीन दो काम करता है, एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रखता है, ये आने वाली जनरेशन में इसको ट्रांसफ़र करता है, और प्लस यूटिलाइज करता है किसको, प्रोटीन सिंथेसिस को, राइट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की। ये क्या होता है एक्चुअल में, जो जीन हमारा है, अगर जीन को हम किसी तरीके से एल्टर करेंगे, राइट, अगर एल्टर करेंगे या उसको क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है, कट करेंगे या एक जीन को दूसरे जीन से जोड़ेंगे, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी कि जीन के अंदर हमने मॉडिफिकेशन किया। लाइक अगर हम बात करते हैं, दो सीप है मान लो, ठीक है। अब क्या है, दो सीप्स हैं, ठीक है, और एक की क्या है, ऊन ज़्यादा है, मतलब इसके अंदर ऊन ज़्यादा है, लाइक मेरिनो सीप है, उसकी ऊन ज़्यादा है, ठीक है। ये सीप है जो दूध ज़्यादा देती है, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन करती है। तो हमने क्या किया, जैसे मान लो मिल्क प्रोडक्शन वाली हमें एक ऐसी सीप चाहिए जो ऊन भी दे और मिल्क भी दे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो ऊन वाली सीप है उसका एक जीन लेंगे, ठीक है, और उसको ट्रांसफ़र करेंगे किसके डीएनए में, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग सीप है उसके डीएनए में ट्रांसफ़र करेंगे, राइट। तो हमें क्या मिलेगी, एक ऐसी सीप मिलेगी, एक ऐसी ब्रीड या वैरायटी मिलेगी जो क्या करेगी, ऊन भी अच्छी देगी और क्या देगी, मिल्क भी अच्छा प्रोड्यूस करेगी, राइट। तो ये प्रोसेस है एक तरीके से एल्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन का, जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो लिविंग सेल के अंदर आर्टिफिशियल टेक्निक की मदद से क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, राइट। उसके बाद में जेनेटिक मॉडिफिकेशन या जेनेटिक मैनिपुलेशन भी इसको बोलते हैं। देखो मैनिपुलेशन क्या होता है, एक तरीके से इन्फ्लुएंस करना होता है, ठीक है, और इन्फ्लुएंस करना होता है। तो हमने मान लो किसी एक जीन को दूसरी किसी सेल के डीएनए में अगर ट्रांसफ़र किया है ना, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन, राइट। अब क्या होता है, देखिए सेल, ये तो बेसिक सीक्वेंस आपको याद रखना ही पड़ेगा। देखो सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है, एक तरीके से कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है, सेल का कंट्रोल सेंटर होता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि गुणसूत्र होते हैं, और क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके अंदर डीएनए, ये क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए से, राइट। और डीएनए का अगर एक टुकड़ा कट करेंगे तो उसको बोलते हैं जीन, राइट। तो ये सीक्वेंस अगर हमें याद रहेगा ना, तो हम आगे आने वाले टॉपिक्स को बहुत इजीली कवर कर लेंगे। अब क्या, डीएनए रिकम्बाइंड टेक्निक और जीन थेरेपी और जीन एडिटिंग, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ध्यान से सुनना, इसमें क्या है कि हमने जैसे मान लो कोई डीएनए लिया, किसी क्रोमोसोम से एक डीएनए निकाला मान लो, ठीक है, और उस डीएनए की एक स्पेसिफिक क्वालिटी ये है कि भाई इस डीएनए के अंदर हमें क्या करना है, कोई जीन को ट्रांसफ़र करना है, राइट। और उसमें एक जीन है, मान लो हमारे डीएनए में एक जीन है, और वो जीन है वो बाल्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है मान लो, ठीक है। अब ये गंजेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब अगर ये जीन आगे आने वाली जनरेशन में ट्रांसफ़र हुआ, आगे आने वाली जनरेशन में अगर ट्रांसफ़र हुआ तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, आगे आने वाली जनरेशन क्या होगी, गंजी होती जाएगी, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ये जो जीन जो बाल्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, उसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, वो डीएनए का जो पार्ट है ना, एक स्पेसिफिक पार्ट होगा, उसको कट करेंगे। और कट किससे करेंगे, देखो एक सीजर होता है, उससे कट करेंगे। अब ये सीजर लोहे की तो बनी नहीं होती, अब ये सीजर एक टाइप से एंजाइम होता है, ठीक है, ये सीजर एक एंजाइम होता है, ये भी कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है। अब वो एंजाइम जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस एंजाइम। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियस एंजाइम। और ये न्यूक्लियस एंजाइम जो है ना, ये क्या करेगा, उस डीएनए के पार्ट को, यानी कि जीन को कट कर देगा,
राइट। तो ये बेसिक आइडिया मिल गया। अब बेसिक आइडिया मिलने के बाद में देखो क्या होता है, देखो ऐसा होता है ना कि किसी भी एग्रीकल्चर की किसी क्रॉप के अंदर बहुत ज़्यादा डिजीज़ फैल रहा है, ठीक है, और वो डिजीज़ हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और इससे जो हमने जो बीज का उत्पादन किया है, वो जो सीड्स हमने बनाए हैं उन सीड्स के अंदर भी वो ट्रांसफ़र हो गया, राइट। अगर वो ट्रांसफ़र हो गया तो हम क्या करेंगे, अगली जनरेशन में जब भी बीज बोएंगे तो उस फसल में दोबारा दोबारा अलग से वो जो उस टाइप का जो डिजीज़ है वो स्टार्ट हो जाएगा उसमें भी। तो इस तरीके से वो डिजीज़ बढ़ता ही जाएगा और कंट्रोल में नहीं आएगा। तो हम एग्रीकल्चर में क्या करेंगे, जो जीन क्या है उस डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको क्या करेंगे, कट करके और उसकी जगह दूसरा जो जीन है वो ट्रांसफ़र कर देंगे जो कि उस डिजीज़ के रेजिस्टेंस करता है, यानी कि उस जीन को ट्रांसफर करेंगे जो उस रोग के प्रति प्रतिरोधक है, राइट। इसी तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट में किसी भी प्रकार का हमें जेनेटिक रोग लगा हुआ है, मान लो एल्जाइमर लगा हुआ है, ठीक है। एल्जाइमर एक ब्रेन का डिजीज़ होता है जिसमें ब्रेन श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ब्रेन जो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे ब्रेन की कैपेसिटी है वो कम होती जाती है आगे जनरेशन में। तो अब क्या है कि अगर इस तरीके के डिजीज़ को हम लोग अगर जीन को उसको कट करके और उसकी जगह अपना दूसरा जीन डाल दिया जो कि एल्जाइमर के प्रति रेजिस्टेंट है, ठीक है, तो उस टाइप का अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद ह्यूमन स्पीसीज़ है उसमें भी यूज़ किया जा सकता है। ये भी ऐसे ही है जैसे कोई जीन है बाल्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमने क्या किया उसको निकाल दिया, उसकी जगह दूसरा हेल्दी जीन डाल दिया जिसकी वजह से हमें आने वाली जो जनरेशन है उनमें बाल्डनेस नहीं होगी। फूड सिक्योरिटी में क्या है कि कोई भी क्रॉप अगर कम प्रोडक्ट कर रही है, मतलब प्रोड्यूस कम हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन अगर कम हो रहा है तो उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ मॉडिफाइड सीड्स का उपयोग करेंगे, ठीक है। मॉडिफाइड सीड्स लाइक जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स ये क्या करेंगे कुछ स्पेसिफिक जो डिजीज़ होते हैं उनके प्रति रेजिस्टेंट होंगे और उससे क्या होगा, वो डिजीज़ लगेंगे नहीं सीड्स को और क्रॉप्स का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, राइट। तो अब क्या है, डीएनए रिकमेंड टेक्निक क्या होती है। देखिए ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसके इतने सारे प्रॉफिट्स हैं, हमें इतने सारे बेनिफिट्स हैं, इतने सारे एडवांटेजेस हैं। अब क्या है कि जो डीएनए रिकमेंड क्या होता है कि एक्चुअल में क्या होता है कि हमने क्या किया, जो डीएनए है उसका एक पार्ट कट कर लिया, राइट। अब उसको पार्ट को कट करके हमने एक जो वेक्टर होता है, ठीक है, आगे आएगा, उस वेक्टर के ऊपर हमने इसको लगा दिया, ठीक है, उस वेक्टर के ऊपर हमने उसको लगा दिया। वेक्टर एक तरीके का हम बोल सकते हैं कि एक सोर्स है जो इसको मोबिलाइज करता है, मूव करता है एक तरीके से, ठीक है। अब वेक्टर के ऊपर हमने इस जीन को लगा दिया, ठीक है, और जीन को लगा के हमने क्या किया, इसकी कॉपीज तैयार कर ली या फिर क्या करेंगे हम इसको आगे ट्रांसफ़र करेंगे डीएनए में, ठीक है। तो जो डीएनए का हमने पार्ट लिया था ना, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या, इधर मान लो इस डीएनए 1 से डीएनए 2 में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, ये डीएनए 2 है, इसका भी पार्ट कट करेंगे, उसको डाल देंगे अलग से, और उसके बाद में ये जो वेक्टर के ऊपर जो लगा हुआ है ना डीएनए, ये इसकी जगह ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो डीएनए बनेगा उसको बोलते हैं रिकम्बाइंड डीएनए, राइट, रिकम्बाइंड डीएनए, यानी कि ये कॉम्बिनेशन करके बनाया गया है, यानी कि इसके अंदर जीन दूसरा ट्रांसफ़र किया गया है जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट। तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे और सेपरेट कर लेंगे उस जीन को, किससे, कट करके, न्यूक्लियेज एंजाइम है ना जो सीजर है, एक तरीके से एक कैंची है, बायोलॉजिकल कैंची है, उससे कट कर लेंगे, जो डीएनए का एक पार्ट है वो हमने कट कर लिया, ठीक है। कट करने के बाद में अब कट किससे करेंगे, न्यूक्लियेज एंजाइम से करेंगे, और न्यूक्लियेज एंजाइम क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर सीजर। देखो क्लास के साथ साथ में हम सब कुछ याद करते जाएंगे सो दैट हमें बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार रिवीजन से ही सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। इट क्लीव्स डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ये क्या करेगा, कट कर देगा डीएनए को, ठीक है। अब क्या होता है कि एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं ना, वो डीएनए को क्या करते हैं, यहाँ से काटते हैं। देखो ये जो डीएनए, ठीक है, ये इतनी लंबी संरचना है, मान लो यहाँ से काटेगा और यहाँ से काटेगा, इतना पोर्शन करना है बाहर वाला, तो क्या करेंगे, एक्सोन्यूक्लियस से काटेंगे, एक्सोन्यूक्लियस से, ठीक है। और बीच में से काटना है तो ये एंडोन्यूक्लियस से काटेंगे, किससे काटेंगे, एंडोन्यूक्लियस से, राइट।
ये थोड़े नाम टफ है तो इनको थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत होगी, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मिडल से काटना है तो क्या होगा, एंडोन्यूक्लियस से, और बाहर से काटना है तो एक्सो, एक्सो मीन्स बाहर, एंडो मीन्स अंदर, बस, ठीक है। उसके बाद में स्टेप टू में क्या होता है कि ये जो डीएनए होता है ना, जो हमने आइसोलेट किया है, देखो एक डीएनए का एक पार्ट है, ठीक है, हमने आइसोलेट कर लिया यहाँ से, इसको आइसोलेट कर लिया, और उसके बाद में क्या करेंगे, इसको एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, पीसीआर, जैसे हमने आरटीपीसीआर के बारे में सुना होगा, ठीक है, राइट, उसी तरीके से एक चेन रिएक्शन होती है, एक तरीके की अभिक्रिया होती है, उसके अंदर क्या करेंगे, हम इसकी कॉपीज़ बनाएंगे, ये जो हमने कट किया है उस डीएनए की, इस डीएनए की कॉपीज़ बनाएंगे, बहुत सारी कॉपीज़ बना ली हमने, राइट, ठीक है। और इन कॉपीज़ को क्या करेंगे, फिर लाइगेशन करेंगे, किस पे, ओपन प्लाज्मिड पे, ठीक है। और ओपन प्लाज्मिड पे हम क्या करेंगे, ये लाइगेशन कैसे करते हैं, देखो ओपन प्लाज्मिड पे एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें हम वेक्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है, वेक्टर का यूज़ करेंगे, राइट। और उसके बाद में क्या करेंगे, इसके ऊपर हम वेक्टर के ऊपर रख लेंगे एक टाइप से एक डीएनए को, फिर वेक्टर इसके ऊपर एक डीएनए को रख लिया, यानी कि हम बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ये ओपन प्लाज्मिड है, एक वेक्टर का काम करेगा, ठीक है, तो हम बिल्कुल रेडी हो जाएंगे कि हाँ हमने क्या करना है, डीएनए के अंदर ट्रांसफ़र करना है इसको, जो लाइगेशन हमने किया है ना, इसका ये कॉपीज़ बनाई है, इनको क्या करना है सीधा, अब बिन ऐसे तो कर नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ तो सोर्स हमें चाहिए ना, लाइक हमें अगर किसी ए प्लेस से बी प्लेस तक जाना है तो हमें किसी चीज़ पे तो चढ़ के जाना पड़ेगा ना, लाइक ट्रेन से या बस से, ठीक है, तो ये वेक्टर होता है, ठीक है। अब क्या है कि ये रिकम्बाइंड डीएनए ऑब्टेन हो गया हमारे पास में, ठीक है। और उसके बाद में ये रिकम्बाइंड डीएनए कैसे हुआ, मान लो जैसे जिस होस्ट सेल के अंदर, मान लो किसी सेल के अंदर हमने ये डीएनए डालना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कॉपीज़ तैयार किए उसको वेक्टर पे रखेंगे, और फिर उसका जो डीएनए है ना, उसके डीएनए के अंदर क्या करेंगे, जो पोर्शन कट करेंगे, और कट करने के बाद यहाँ डालेंगे, जिससे एक डीएनए तैयार हो गया, ठीक है। और वो जो नया डीएनए है उसको बोलते हैं आरडीएनए, यानी कि रिकम्बाइंड डीएनए, ठीक है। अब आरडीएनए क्या करेंगे, किस में डालेंगे, होस्ट सेल में डालेंगे, यानी कि जिस सेल के अंदर हमें डालना है उसमें डालेंगे, ठीक है। ये मॉलिक्यूल लेवल पे काम होता है सारा, ठीक है। उसके बाद में स्टेप 5 में क्या है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यानी कि मान लो मैंने वो एग्जांपल दिया था भेड़ और ऊन वाला, ठीक है, मान लो जिस सीप के अंदर हमने ट्रांसफ़र किया है उस जीन को, यानी डीएनए को ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, वो क्या डिजायर्ड प्रोडक्ट देगी, यानी कि वो मिल्क भी देगी, ठीक है, और उसके बाद में और क्या देगी, वूल भी देगी, राइट। अब इसके एग्जांपल देखो, इसमें फ्लेवर शावर टोमेटो, इसमें क्या कि फॉलिंग रेजिस्टेंस है, फॉलिंग का मतलब होता है सड़ना, ठीक है, ये सड़ने से रेजिस्टेंट है, बहुत दिन तक चलेगा ये, ठीक है, ये फ्लेवर शावर टोमेटो है, ये इसका एग्जांपल है। उसके बाद गोल्डन राइस है, इसमें विटामिन ए और बीटा कैरोटीन, विटामिन ए तो आप जानते हो ये आंखों के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन बी कैरोटीन क्या होता है, बी कैरोटीन एक्चुअल में क्या होता है, एक टाइप का एक सब्सटेंस होता है जो कि बॉडी में जाने के बाद विटामिन ए बनाता है, यानी कि हमारी बॉडी है ना, इसका यूज़ करके, बीटा कैरोटीन का यूज़ करके विटामिन ए प्रोड्यूस कर लेगी, राइट। उसके बाद में सुपर पोटैटो, अब पोटैटो में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब किसी को सिर्फ पोटैटो खाना है क्योंकि आलू सस्ता है, और मास पॉपुलेशन क्या करेगी, सिर्फ आलू खाएगी, तो आलू से तो क्या है, प्रोटीन की जो हमारी डिफिशियंसी है बॉडी के अंदर वो पूरी नहीं हो पाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारी प्रोटीन डिफिशियंसी आ जाएगी बॉडी में, ठीक है, प्रोटीन की कमी आ जाएगी। तो हमने क्या किया है, एक सुपर पोटैटो बनाया है जिसमें क्या है कि वो प्रोटीन रिच है, उसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन है। अब सुपर बनाना में भी सेम कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये इसको बना दिया प्रोटीन रिच, यानी कि इसके अंदर जीन एडिटिंग करके हमने क्या कर दिया, सुपर बनाना बना दिया प्रोटीन रिच, यानी कि हाईली प्रोटीन है इसके अंदर। अब बीटी कोटिन क्या होता है, इसके अंदर देखो बेसिलस थुरिंगिनेसिस, ये वर्ड याद रखना है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये एक तरीके का इंसेक्टिसाइड है, मतलब इंसेक्ट जो होते हैं ना उनको ख़त्म करता है, ठीक है, उनको किल करता है। अब क्या है कि कॉटन का हमने ऐसा सीड तैयार किया है, इसकी मदद से इसमें से एक जीन निकाला, ठीक है, बेसिलिस थुरिंगिनेसिस में से एक जीन निकाला, ठीक है, और उसके बाद में जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हमने सीड में डाल दिया, मान लो किस में डाल दिया, सीड में,
ठीक है। अब सीड में डाल दिया तो अब क्या करेगा, जैसे ये सीड उगेगा ना तो इंसेक्ट्स इसके पास ही नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो जीन निकला था ना इंसेक्टिसाइड का, मान लो, ठीक है, ठीक है, इसका जो जीन था वो क्या कर दिया हमने, इसमें ट्रांसफर कर दिया, इसमें वो प्रॉपर्टीज आ गई और वो प्रॉपर्टीज क्या करेगी, इंसेक्ट को रेसिस्ट करेगी। बीटी ब्रिंजल देखो, एक अगर क्वेश्चन आए ना एग्जाम में कि जो बीटी ब्रिंजल है एक टाइप की ब्रीड है या वेराइटी ऑफ ब्रिंजल है जो क्या करती है, इसमें नीचे आ जाएगा ड्राउट रेजिस्टेंट है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसके बाद में आएगा फोल्डिंग रेजिस्टेंस है, ठीक है, प्रोटीन रिच है। तो हमें क्या करना है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस को ही चूज करना है, राइट। उसके बाद में जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, ये सरसों है, इसके अंदर देखो सरसों में ज़्यादा खरपतवार हो जाती है तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास ऐसे जो कन्वेंशनल जो कुदाली या गेंती वगैरह होते हैं उनसे हम निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और उसके लिए कुछ मशीन्स भी नहीं बनी है जो कि उसको जो वीड को ख़त्म कर देगी, यानी खरपतवार को ख़त्म कर देगी। तो इसलिए हमने क्या किया, इसका उपाय ये सोचा कि भाई ऐसा बीज बनाया जाए जिसमें क्या होगा, खरपतवार उगेगी नहीं, ठीक है। उसके बाद में जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स, मैंने सीप वाला आपको एग्जांपल दिया था। अब क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर क्या होता है, अब इसमें क्या होता है कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल होता है यानी कि जीन होता है ना, वो आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, अल्टर किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। जो हमने देख लिया कि डीएनए का एक पार्ट है, उस जीन को कट करेंगे, कट करने के बाद में दूसरे डीएनए में डालेंगे और उसको वेक्टर पे डालेंगे, वो बन जाएगा रिकम्बाइंड डीएनए, और उस डीएनए को फिर होस्ट सेल में डाल देंगे। यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म में हमने उस चीज़ को प्राप्त करना है, जिस ऑर्गेनिज्म में मान लो ज़्यादा दूध वाली गाय चाहिए, ज़्यादा दूध वाली अगर भेड़ चाहिए, तो उसके अंदर वो डीएनए ट्रांसफ़र कर देंगे, होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर देंगे, और फाइनली हमें क्या है, रिजल्टेड आउटकम मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो इसके एग्जांपल बीटी कॉटन है, गोल्डन राइस है, सुपर पोटैटो है, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स है, ये सब इसके एग्जांपल है जीएमओ के। देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, देखिए जो अपना डीएनए होता है ना, ठीक है, सबका यूनिक डीएनए होता है, राइट, सबका यूनिक डीएनए होता है, उस डीएनए की स्ट्रक्चर जो है वो सब में यूनिक होती है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इस डीएनए की स्ट्रक्चर को हम लोग अगर निकाल लेंगे भी, स्ट्रक्चर कैसी है, एक पेपर पे हमने एक मतलब इसका अगर निकाल लिया स्ट्रक्चर का कुछ, मान लो हमने कुछ शेप निकाल ली भी, हाँ ऐसे ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उससे वेरियस अनुप्रयोग कर सकते हैं, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम उसको किसी भी चीज़ में टेक्नोलॉजी में यूज़ ले सकते हैं, या हम लोग किसी भी आदमी को पहचानने में यूज़ में ले सकते हैं, किसी भी क्रिमिनल को अगर उसका डाटा हमारे पास में है, ठीक है, तो उस डेटा के साथ मैच करके क्या करेंगे, क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं। इस टाइप की सीक्वेंसिंग होती है ये, ठीक है। अब ये क्या है कि ये एक इस टाइप की टेक्निक है जिसमें इंडिविजुअल की आइडेंटिटी है ना वो प्राप्त होती है, उसमें यूनिकनेस होती है, यानी कि वो एक बिल्कुल अद्वितीय होती है, एक अलग ही होती है, सबके लिए अलग अलग होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। यानी कि हमने इंडिविजुअल की आइडेंटिटी अगर डीएनए के माध्यम से निकाली है तो उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। एलेक्स जेफरी एक नाम का साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1984 में इस चीज़ को इन्वेंट किया था, और डॉक्टर लालजी सिंह है वो इंडिया में इसके फादर बोले जाते हैं, जेनेटिक जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसके। देखिए इसके अंदर प्रोसेस क्या होता है, देखो प्रोसेस तो हमने मोटा मोटा समझ लिया है कि डीएनए को सबसे पहले आइसोलेट करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, जो रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, एंडो मतलब इनर साइड से, यानी कि डीएनए जो है ना, जो डीएनए है उसको बीच में से हमने काटा है, ठीक है, उसको काटेंगे किसकी मदद से, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के, एंडो और एक्सो दो पढ़े थे ना हमने, ठीक है, उसकी वजह से उसका यूज़ करते हुए काटेंगे स्पेसिफिक लोकेशन से। उसके बाद में पॉलीमर चेन रिएक्शन से यानी कि पीसीआर से उसको क्या करेंगे, बहुत सारी कॉपी बना लेंगे, एम्पलीफाई कर लेंगे, राइट। उसके बाद में एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टाइप का प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके अंदर उन फ्रेगमेंट्स को रख देंगे, ठीक है, उनके अंदर रख दिया, इसमें देखो एक सेल लगा हुआ है, ठीक है, और ये डीएनए के पार्ट्स रखे हुए। अब क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये पावर सोर्स है ना, इसकी मदद से क्या होगा, ये डीएनए सीक्वेंस होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि सबसे पहले बड़े बड़े पार्ट, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे। तो यानी कि एक तरीके से ये एक बन जाएगी शेप, क्या बन जाएगी, शेप बन जाएगी, ठीक है, शेप बन जाएगी। और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस,
ठीक है। ये क्या करते हैं, फ्रेगमेंट जो डीएनए के होंगे ना, वो अकॉर्डिंग टू दियर लेंथ क्या करेंगे, सेटल हो जाएंगे, राइट। तो क्या होगा, इस अरेंजमेंट को हम इस तरीके से नाइट्रोसेल्यूलोज की एक प्लेट होती है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। किस में ट्रांसफ़र करेंगे, नाइट्रोसेल्यूलोज की एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। और ये जो प्लेट है ना, ये कनेक्टेड होती है रेडियो एक्टिव प्रोब से। अब रेडियो एक्टिव प्रोब कुछ नहीं है, इसके अंदर क्या है, ये बहुत, एक पहली बात तो ये है कि एक बहुत